शारदा यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, क्लास 10 चैप्टर 1 किसके बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर 1 जो हम लोगों का है वो क्या है, न्यूट्रिशन। क्या है, न्यूट्रिशन। आज हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है, पोषण होता क्या है। आप लोग जानते हो कि हम लोगों के शरीर में तमाम प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं हम लोगों में होती रहती हैं हम लोगों के शरीर में, जैसे कि हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, है ना। हमारे शरीर को प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए, या हमारा शरीर जो है वो सही तरीके से फंक्शन करने के लिए उसके अंदर हर समय कुछ ना कुछ क्रियाएं होती रहती हैं। वो जो क्रियाएं होती हैं वो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या बायोलॉजिकल रिएक्शन जिसे बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर में होती रहती हैं। और उसी के द्वारा हम लोग का शरीर जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करता रहता है। जैसे हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक। रिस्पायरेटरी सिस्टम के साथ साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। क्या हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हम लोगों के शरीर में, स्क्रीटरी सिस्टम हो गया, स्क्रीटरी सिस्टम। ये सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हमारे बॉडी में होती रहती हैं। इन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है एनर्जी। एनर्जी हम लोगों को जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। आप लोग जानते हो कि जो हम लोग भोजन करते हैं उस भोजन में कुछ आवश्यक पदार्थ पाए जाते हैं। जो हम लोग भोजन करते हैं उस भोजन में कुछ आवश्यक पदार्थ पाए जाते हैं। उन आवश्यक पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट, पोषक पदार्थ। ऐसा पदार्थ जो हम लोगों के शरीर के लिए आवश्यक होता है, जिसके द्वारा हम लोगों का शरीर जो है वो ग्रोथ करता है। उसके साथ साथ में हमारे अंदर होने वाली प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं उस पदार्थ की सहायता से। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। आप लोग जानते हो कि जो हम लोग भोजन करते हैं वो उस भोजन में कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं, मेनली हम लोगों के भोजन में कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5। कौन कौन से। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 फैट्स। नंबर 3 प्रोटीन। नंबर 4 विटामिन। नंबर 5 मिनरल। ये मेनली 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हम लोगों के भोजन में पाए जाते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले ये 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारे भोजन में पाए जाते हैं और उस भोजन के द्वारा होते हुए हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। और इन्हीं के द्वारा हमारे बॉडी में एनर्जी बनता है और उसके साथ साथ में हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल, ये 5 प्रकार के मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। मतलब ऐसा न्यूट्रिएंट जिसके द्वारा हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है, एनर्जी प्रोवाइड होता है। ऐसे न्यूट्रिएंट को एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जिसमें आता है हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट जानते हो कि जितने भी अनाजें हम लोग खाते हैं, चावल हो गया, गेहूं हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक। दूसरा हो गया फैट। फैट आप लोग जानते हो कि जितने भी हम लोग ऑयली, जैसे घी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, मक्खन हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। ये सभी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तीसरा जो है वो क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन को बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। क्या बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, ठीक। ये ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो कि हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होता है। मतलब हमारे शरीर के ग्रोथ में, हमारे शरीर की वृद्धि में, उसके साथ साथ में हमारा बाल हो गया, नाखून हो गया, इन सब के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन मेनली किस में पाया जाता है, दाल हो गया, दाल के अलावा आप लोग जानते हो सोयाबीन हो गया, कुछ मांस हो गए, उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है और उसके द्वारा हमारे बॉडी में इंटर करता है। विटामिन और मिनरल जानते हो, इसको बोलते हैं बॉडी प्रोटेक्टिंग। क्या बोलते हैं, बॉडी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। मतलब हमारे शरीर की सुरक्षा करने वाले पोषक तत्व, ऐसे पोषक तत्व
शरीर की सुरक्षा करते रहते हैं। ठीक, हमारे शरीर की हर समय हमारे आप लोग जानते हैं कि हमारे आसपास हर समय कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमारे शरीर को हानि पहुंचाने के लिए घूमते रहते हैं। और ये जो विटामिन और मिनरल होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखने में, मजबूत बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो ये मेनली 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसे कोई भी जीव भोजन के द्वारा ग्रहण करता है। और यही जो होते हैं हमारे अंदर जाने के बाद में कॉम्प्लेक्स से सिंपल रूप में टूटते हैं और टूटने के बाद में हमको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, पोषण की बात कर रहे हैं। तो पोषण क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट भोजन के द्वारा तमाम प्रकार के आवश्यक पदार्थों को शरीर के अंदर लेना और उन आवश्यक पदार्थों का सरल रूप में टूटने के बाद में हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं को जो हमारे शरीर के अंदर होते रहते हैं, जिन्हें की होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वो जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है यही जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट होते हैं सिंपल रूप में टूटने के बाद में हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। न्यूट्रिशन किसे कहेंगे, हमारे भोजन में पाए जाने वाले आवश्यक पदार्थ जो भोजन के थ्रू होते हुए हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद में वे कॉम्प्लेक्स रूप से सिंपल रूप में टूटते हैं। ये जो प्रक्रिया है और उसके बाद में हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ये जो पूरी प्रक्रिया यह क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। आइए देखते हैं कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, न्यूट्रिशन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, न्यूट्रिशन की अगर हम लोग टाइप की बात करें तो न्यूट्रिशन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठीक है, कौन कौन से, पहला जो हो गया ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं, या जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी पोषण। क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण। देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, स्वपोषी। स्व मतलब स्वयं, क्या होता है, स्वयं। पोषी मतलब पोषण करने वाला, मतलब ऐसे जीव जो अपना पोषण स्वयं कर सकते हो, अपने भोजन के लिए किसी और जीव पर डिपेंड ना हो, ऐसे जीवों को या ऐसे जीवों में होने वाले पोषण को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, आप इसके नाम को अगर ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हो तो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। स्वपोषी पोषण, स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषण करने वाला, मतलब स्वयं का पोषण करने में सक्षम हो। ऐसे जीव जो अपना पोषण करने में स्वयं सक्षम हो, वे सभी जीव क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप लोग इसके नाम से ही स्पष्ट कर सकते हो कि ये किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। ऑटो मतलब स्वयं, ट्रॉफिक मतलब पोषण करने वाला। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं करने में या अपना पोषण स्वयं करने में सक्षम होते हैं, ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी। और ऐसे जीवों में होने वाले न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, स्वपोषी पोषण बोलेंगे। इसमें जो आता है ओनली जितने भी ग्रीन प्लांट आते हैं, ठीक है, जितने भी हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने में या अपना पोषण स्वयं करने में सक्षम होते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आप लोग जानते हो कि जीवों के जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो जीवों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। पौधे में जो भोजन बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है उस पूरी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आप लोग जानते हो कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं, H2O। ठीक, मेनली 4 चीजों की आवश्यकता होती है जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। कौन कौन से, H2O हो गया, CO2 हो गया, और उसके साथ साथ में सनलाइट हो गया। सनलाइट के अलावा आप लोग जानते हो कि पौधों की पत्तियों में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका क्या नाम होता है, क्लोरोफिल। क्या नाम होता है, क्लोरोफिल। इन 4 चीजों की सहायता से
जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वे सभी अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। तो अगर हम लोग स्वपोषी पोषण की बात करेंगे, जो अपना भोजन बनाने में स्वयं सक्षम होते हैं, अपने भोजन के लिए किसी और पे या अपने पोषण के लिए किसी और जीवों पर डिपेंड नहीं होते हैं, ऐसे जीवों को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। और उनमें होने वाले पोषण को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं उन सभी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। और उन्हें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने के लिए कितने चीजों की आवश्यकता होती है? 4 चीजों की। कौन कौन से? H2O हो गया, CO2 हो गया। H2O जानते हो कि वो अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी से अवशोषित कर लेते हैं, है ना। और CO2 आप लोग जानते हो कि हम लोगों में या जितने भी जीव होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जितने भी एनिमल होते हैं वे सभी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग अपने वायुमंडल में छोड़ते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये पौधे अपना भोजन बनाने में यूज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग वहां से ले लेते हैं। सनलाइट आप लोग जानते हो कि सूर्य का प्रकाश उन्हें मिलता ही रहता है। क्लोरोफिल जो होता है उनकी पत्तियों में उपस्थित होता है। तो इन चारों चीजों की सहायता से ये लोग अपना भोजन बनाते हैं और इसी प्रक्रिया को ही फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ठीक, ये इतना क्लियर है आप लोगों को? इतना क्लियर है ना। आगे हम लोग बात करते हैं हेट्रोट्रॉफ या हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हिंदी में इसको बोलते हैं परपोषी पोषण, ठीक, या विषम पोषी इसी को बोला जाता है। देखिए, परपोषी, पर मतलब दूसरा, कोई दूसरा, पोषी मतलब पोषण करने वाला। ठीक, आप इसके नाम को ही अगर ध्यान से देखते हो तो समझ में आता है कि परपोषी मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किन्हीं और जीवों पर डिपेंड हो, अपने पोषण के लिए किन्हीं दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं, किसी दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, जिनके द्वारा वो लोग भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स बोलेंगे। और इनमें होने वाले न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? नंबर 1 होलोजोइक, नंबर 2 पैरासाइट, नंबर 3 सैप्रोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन किससे कहते हैं? जब कोई भी जीव किसी भी भोज्य पदार्थ को सॉलिड या लिक्विड रूप में, मतलब चाहे वो किसी ठोस रूप में या फिर किसी द्रव अवस्था में, जब कोई भी जीव भोजन को सॉलिड या लिक्विड स्टेट में लेता है तो ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलेंगे? होलोजोइक बोलेंगे। और उनमें होने वाले न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल में ले ले तो अमीबा हो गया। मेनली जो प्रोटोजोन्स होते हैं इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अमीबा, ठीक, अगर एग्जाम्पल में ले लें हम लोग तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? होलोजोइक टाइप का होता है। ये मतलब पानी में पाए जाने वाले एनिमल होते हैं। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है ये होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। ये सॉलिड और लिक्विड रूप में दोनों रूप में भोजन को अवशोषित करते हैं या भोजन को लेते हैं। ये एक प्रोटोजोआ संघ का एनिमल है अमीबा जो होता है। इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों, मतलब ये अपने भोज्य पदार्थों को ठोस और द्रव अवस्था दोनों में लेने में सक्षम होता है। ऐसे एनिमल को हम लोग क्या बोलेंगे? होलोजोइक एनिमल। और उनमें होने वाले न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक, अगला जो है नेक्स्ट क्या है? पैरासाइट को बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं? परजीवी। पर मतलब दूसरा, जीवी मतलब दूसरों के, जीवी मतलब जीव, मतलब ऐसा जीव जो किसी दूसरे के शरीर के ऊपर रह करके न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है, ऐसे जीव को क्या बोलेंगे? पैरासाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरासाइट। जैसे कि आप लोगों ने एक प्लांट होता है, आप देखे होंगे कि वो जो होता है वो दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ करके अपना, मतलब उनको चारों तरफ से घेरे रहता है। और जिस प्लांट पे वो चढ़ा रहता है, मतलब जिस प्लांट को वो चारों तरफ से घेरे रहता है, वो उसका क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। और वो खुद अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होता है। वो जिस प्लांट के ऊपर चढ़ा रहेगा या जिस प्लांट को घेरे रहेगा उस प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, और ये जो आप लोग को बता रहे हैं अमरवेल, ठीक, इसी को अमरवेल बोलते हैं। ये जो प्लांट होता है इस प्लांट को चारों तरफ से घेरे हुए
पैरासाइट, पैरासाइट परजीवी मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे मान लीजिए एक पौधा होता है जिसका नाम है अमरबेल। ये जो पौधा होता है ये किसी भी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर, किसी भी दूसरे प्लांट के शरीर के ऊपर क्या करता है, चढ़ करके उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। ये जो प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाएगा। और ये जो अमरबेल प्लांट होता है उस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा इस पौधे के द्वारा बनाए गए भोजन को ये भी क्या करता है, ग्रहण करता है। मतलब ये अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड है। जिस पौधे पे ये चढ़ा रहता है या जिस पौधे पे गिरे रहता है उस पौधे पर डिपेंड होता है। ऐसे जीव को या कोई भी ऐसा प्लांट या एनिमल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परजीवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परजीवी। जैसे कि अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में आप लोग जानते हो कि जो जुआ होता है, जुआ आप लोग तो जानते ही होंगे, है ना। वो क्या होता है, हमारे बॉडी से ही तो न्यूट्रिशन लेता है, हमारे बॉडी से ही न्यूट्रिशन। तो वो भी क्या है, एक पैरासाइट एनिमल है। क्या है, पैरासाइट। इस प्रकार से मच्छर जो होता है वो भी क्या है, वो भी एक पैरासाइट एनिमल है। हम ही लोगों के ब्लड को सक करके तो जीवित रहता है, तो वो भी क्या है, एक पैरासाइट एनिमल होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे सेप्रोजोइक। क्या बात करेंगे, सेप्रोजोइक के बारे में। ठीक, सेप्रोजोइक को हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी। क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी। ठीक, ऐसे जीव जो अपना भोजन या अपना न्यूट्रिशन सड़े गले मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करते हो, ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्रोजोइक एनिमल बोलेंगे। और ऐसे न्यूट्रिशन को सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। मृतोपजीवी मतलब जो अपना न्यूट्रिशन या भोजन किसी भी सड़े गले मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करते हो, ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलेंगे, मृतोपजीवी। इसमें जो आते हैं, जो जितने भी कवक होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। कवक, फंजाई, आप लोग देखे होंगे कि जो फंजाई होता है, जैसे एक फंजाई होता है मशरूम जानते हो ना, ये कहाँ पे उगता है, जहाँ मतलब सड़े गले गोबर हो गया, नहीं फिर उसके बाद में सड़े गले मृत पदार्थ, पेड़ों के छाल हो गए, यहाँ सब पे ये उगते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो एनिमल होते हैं ये क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी एनिमल कहलाते हैं। जो अपना भोजन सड़े गले मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव को हम लोग सेप्रोजोइक एनिमल बोलेंगे। और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहा जाएगा। जितने भी फंजाई होते हैं वे सभी किस में आते हैं, सेप्रोजोइक में आते हैं। क्लियर है इतना। आगे अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया पूरा न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, होलोजोइक, पैरासाइट और सेप्रोजोइक। ये 3 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में आप लोग जानते हैं कि जितने भी ग्रेन प्लांट होते हैं वो सभी किसमें आते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। उनके भोजन बनाने के लिए हमें उनको 4 चीजों की आवश्यकता होती है। क्या क्या, H2O, CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल। H2O जो होता है वो लोग जड़ों के द्वारा होते, जड़ों से मिट्टी के द्वारा होते हुए वो लोग जल को ले लेते हैं। उसके साथ साथ में CO2 जो होता है वो लोग वायुमंडल से ले लेते हैं। सनलाइट उनको मिलता ही है, क्लोरोफिल उनके पत्तियों में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो ये जो होता है ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, इतना चीज आप लोगों को क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन की बात करेंगे। ठीक है, ह्यूमन में कितने प्रकार, ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होता है या ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन जो होता है जब वो न्यूट्रिएंट्स को लेता है, पोषक पदार्थों को लेता है, वो वे पोषक पदार्थ किस प्रकार से उनके बॉडी के अंदर जाते हैं और कैसे वो लोग सिंपल रूप में टूटते हैं और कौन कौन से आर्गन होते हैं जो इस प्रक्रिया को होने में सहायता करते हैं। हम लोग यहाँ किसके बारे में बात करेंगे, ह्यूमन के बारे में। ठीक, ह्यूमन के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ह्यूमन की न्यूट्रिशन करने का मतलब क्या है, जो हम लोग भोजन लेते हैं उसमें भोजन में पाए जाने वाला जो आवश्यक पदार्थ होता है वही उसी आवश्यक पदार्थ का हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद में कॉम्प्लेक्स से सिंपल रूप में जो पूरी टूटने की प्रक्रिया होती है, ये सभी जितनी भी चीजें हैं ये सभी किस में आती हैं, न्यूट्रिशन में आती हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल रूप में टूटने की प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, डाइजेशन। आप लोग पढ़े हो कि भोजन जो होता है, भोजन में मेनली 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट हो गया,
फैट हो गया, फिर प्रोटीन हो गया, उसके साथ साथ में विटामिन हो गया और मिनरल हो गया। यही तो 5 न्यूट्रिएंट आप पढ़े हो। ये जो पांचों न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि भोजन में पाए जाते हैं और उस भोजन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो ये जो होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, हमारा बॉडी जो है वो डायरेक्टली इनसे एनर्जी नहीं बना सकता है, पहले क्या करता है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, मतलब इस जटिल रूप को सरल रूप में तोड़ता है। ये जो जटिल रूप है जो कि भोजन में पाया जा रहा है, इसको किस रूप में तोड़ता है? सरल रूप में तोड़ता है। और इसी जटिल से सरल रूप में जो टूटने की प्रक्रिया है, ठीक है, सिंपल फॉर्म। क्या? सिंपल फॉर्म। ठीक है, और इसी सिंपल फॉर्म में होने के बाद में हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है और इसी एनर्जी के द्वारा हमारा बॉडी जो है वो ग्रोथ करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ में उसके अंदर जो होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वे सभी इसी एनर्जी के द्वारा संपन्न होती है। तो ये जो न्यूट्रिएंट है, इन न्यूट्रिएंट का कॉम्प्लेक्स रूप से सिंपल रूप में, मतलब जटिल रूप से सिंपल रूप में जो टूटने की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ठीक, अब आपसे अगर कोई पूछे कि डाइजेशन क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? पाचन। इसको हिंदी में बोलते हैं पाचन। क्या बोलते हैं? पाचन। देखिए, पाचन जो होता है, सिंपल सी बात है कि भोजन में पाए जाने वाली जो न्यूट्रिएंट होते हैं वे कॉम्प्लेक्स रूप में होते हैं। उन्हीं न्यूट्रिएंट का सिंपल रूप में टूटने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को ही डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन के फलस्वरूप हमारे भोजन का ऑक्सीडेशन होता है और उस ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होने के फलस्वरूप हमारे बॉडी से एनर्जी बनता है और इसके साथ साथ में CO2 जो कि बाहर निकल जाता है। एनर्जी जो होता है वो हमारे सेल के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। किसके फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। ठीक, तो आगे हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आप लोग जाने कि पहले क्या होता है, ह्यूमन डाइजेशन क्या होता है। ठीक, डाइजेशन, पाचन। पाचन मतलब कॉम्प्लेक्स रूप में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से किसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म के? फूड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में, सरल रूप में। ठीक, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? एनर्जी बनता है और क्या बनता है? CO2 बनता है। CO2 जो होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है और एनर्जी जो होता है वो हमारे बॉडी के सेल में स्टोर कर दिया जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि डाइजेशन क्या होता है, तो सीधी सी बात है कि डाइजेशन जो है वो भोजन के कॉम्प्लेक्स रूप, सरल रूप में हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद में सरल रूप में टूटने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है। अब और इस डाइजेशन की प्रक्रिया में, प्रक्रिया को होने में जो आर्गन हमारे बॉडी के अंदर, अब इसको टूटने के लिए भी तो अंग चाहिए और वो जो अंग होते हैं इस कॉम्प्लेक्स रूप को सिंपल रूप बनाने में जो आर्गन सहायता करते हैं, ऐसे आर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव आर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव आर्गन। जितने भी आर्गन इस कॉम्प्लेक्स भोजन के कॉम्प्लेक्स रूप को सरल रूप में तोड़ने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, इन सभी आर्गन को हम लोग डाइजेस्टिव आर्गन कहते हैं। आइए हम लोग ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो स्टडी की सुविधा के लिए मेनली इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ठीक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य का पाचन तंत्र। इसको हम लोग कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं? 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसे पूरा बोलते हैं हम लोग आहार नाल। ठीक, जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और हमारे एनस पर एंड होता है।
मतलब ऐसा पाइपलाइन सिस्टम जिसके द्वारा भोजन होते हुए हमारे माउथ के द्वारा प्रवेश करता है, और उस माउथ के द्वारा होते हुए उस पाइपलाइन सिस्टम के द्वारा, जो कि कहीं पे मोटी है, कहीं पे पतली है, कहीं पे बैग लाइक स्ट्रक्चर है, कहीं पे कॉइल्ड है, घुमावदार है, तो ये सभी जो यहाँ माउथ से स्टार्ट होते हैं और एनस पर इंड होते हैं, ये जो पूरी पाइपलाइन सिस्टम है इसी को, जिसमें से भोजन होकर के गुजरता है, और जैसे जैसे भोजन जाता है वैसे वैसे ये क्या होता है, डाइजेस्ट होता रहता है, मतलब इसका पाचन होता रहता है। और अगला जो हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसको स्टडी की सुविधा के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल, कि जिसमें से भोजन होकर के गुजरता है, जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ, और इंड कहाँ पे होता है, एनस पर, ठीक। माउथ से स्टार्ट होता है और हमारे एनस पर इंड होता है। माउथ से एनस तक की जो पूरी पाइपलाइन सिस्टम होती है, जहाँ से भोजन होकर के गुजरता है, और जैसे जैसे भोजन माउथ से एनस की तरफ जाएगा वैसे वैसे ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल रूप में टूटता चला जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक, जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और हमारे एनस पे इंड होता है, जिसकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। लगभग जो इसकी लंबाई होती है वो 8 to 10 मीटर होती है, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर इंड होती है। देखिए, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें जो सबसे पहला भाग होता है वो क्या होता है, हमारा माउथ होता है। माउथ के बाद क्या आता है हम लोगों का, फूड पाइप आता है। क्या आता है, फूड पाइप, जिसे हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, ठीक है। उसके बाद में भोजन कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक से कहाँ जाता है, स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। फिर उसके बाद में भोजन जो होता है वो कहाँ पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। फिर उसके बाद में कहा जाता है रेक्टम, और फिर उसके बाद में जो बिल्कुल अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं वो एनस के द्वारा बॉडी से आउट कर दिए जाते हैं। ये इतने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारे इतने भाग में आते हैं, जिसके द्वारा जो भोजन होता है वो होकर गुजरता है, और भोजन जो होता है जैसे जैसे माउथ से एनस की तरफ जाएगा वो डाइजेस्ट होता जाएगा। पहला इसमें आ गया माउथ, दूसरा क्या आ गया, फूड पाइप, तीसरा क्या आया, स्टमक, फिर उसके बाद में नंबर 4 पे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे बड़ी आंत बोलते हैं हिंदी में, फिर रेक्टम, और फिर एनस। कितनी चीजों की स्टडी हमें किसके अंतर्गत करनी है, एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत करनी है। ये जो दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक, डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब ऐसे ग्लैंड या ऐसी ग्रंथियां जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में सहायता करती है। भोजन कभी भी इनके अंदर नहीं जाता है, ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि भोजन जो होता है कभी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर नहीं जाता है। भोजन जो जाएगा केवल इतने ही भाग में भोजन प्रवेश करता है, इसीलिए इनको डाइजेस्टिव आर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव आर्गन। डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या आता है, अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला आता है जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड, जो कि कितनी 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में पाई जाती है। दूसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, लीवर होता है, ठीक है। तीसरा जो होता है पैंक्रियाज होता है। क्या होता है, पैंक्रियाज। लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत, और पैंक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्न्याशय। क्या बोलते हैं, अग्न्याशय। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि लीवर जो है वो डाइजेस्टिव आर्गन है या डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो आप हमेशा बताओगे कि लीवर जो है वो क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। कभी भी भोजन इनके अंदर नहीं जाता है। ये लोग कुछ लिक्विड या कुछ एंजाइम और हार्मोन सेक्रेट करते हैं, कुछ एंजाइम सेक्रेट करते हैं, जिसके द्वारा भोजन जो है वो टूटने में मतलब उसकी सहायता होती है। वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल रूप में टूटते हैं। ये लोग केवल हेल्प करते हैं, ठीक है। कभी भी भोजन ना लीवर के अंदर जाता है ना पैंक्रियाज के अंदर जाता है। भोजन कभी भी लीवर और पैंक्रियाज के अंदर नहीं जाता है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज, भोजन कभी भी लीवर या फिर पैंक्रियाज के अंदर
नहीं जाता है। तो ये सभी डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। और ये क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, माउथ से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, माउथ से स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर 1 माउथ, ठीक है, या इसी को पूर्ण रूप से बक्कल कैविटी बोलते हैं। आप लोग जानते हो कि हमारे माउथ में क्या क्या पाया जाता है। एक तो टीथ पाया जाता है, जो कि पहले सबसे पहले भोजन को कौन तोड़ता है, टीथ ही तो तोड़ता है। तो नंबर 1 टीथ हो गया। फिर उसके बाद में क्या पाया जाता है, हम लोगों का जीभ पाया जाता है, ठीक है, टंग पाया जाता है। ये जो होते हैं ये भोजन को डाइजेस्ट करने में सहायता करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो भोजन अपने माउथ में रखते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इंजेशन। क्या बोलते हैं, इंजेशन। भोजन को माउथ में रखना क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। और फिर उसके बाद में जैसे ही भोजन हम लोग अपने माउथ में रखते हैं, उसको टीथ और टंग की सहायता से क्या करते हैं, उसको एक तरल भाग में, एक तरल रूप में तोड़ते हैं। तोड़ते हैं कि नहीं, एक प्लाज्मा लाइक तोड़ते हैं। फिर देखिए टीथ जो होता है, पहले भोजन को आप लोग जानते हो कि टीथ जो होता है, अगर मनुष्य के टीथ की बात करें तो इनमें 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। कौन कौन से टीथ पाए जाते हैं, जो होता है वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से, मोलर, प्रीमोलर, मोलर, इंसाइजर और केनाइन। ठीक है, ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सबसे पहले जो भोजन का डाइजेशन स्टार्ट होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। टंग जानते हो कि जीभ जो होता है वो भोजन को सलाइवा में मिक्स करने के लिए, मतलब जो लार होता है उसमें भोजन को मिक्स करने के लिए सहायता करता है। यही तो काम होता है टंग का। टंग का जो मेन काम है भोजन के डाइजेशन में वो यही है कि ये भोजन को सलाइवा में मिक्स करने में हेल्प करता है। और ये भी जानते हैं कि लार जो होता है, लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम एंजाइम। 3 प्रकार के यहाँ पे जो होता है सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो तीन प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। इन तीनों प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड से कुछ एंजाइम सेक्रेट होते हैं। और ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, उस कार्बोहाइड्रेट में एक और पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है जिसे स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्च। स्टार्च का डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे माउथ में किस न्यूट्रिएंट का या किस पोषक पदार्थ का डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट की स्टार्च का डाइजेशन जो होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ में लार में जो लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है, वो लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है, लाइसोजाइम, ठीक है, ये जो एंजाइम होता है ये भोजन में पाए जाने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव जो भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव को ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये क्या कर देता है, किल कर देता है, मार देता है। ठीक है, किल कर देता है। कौन, लाइसोजाइम एंजाइम, जो कि हमारे भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, उनको माउथ में पाया जाने वाला, माउथ के अंदर जो लार होता है उस लार में पाया जाने वाला जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो इसको किल कर देता है। उसके साथ साथ में हमारी लार में एक और एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइलिन। ठीक है, ये टाइलिन नाम का जो एंजाइम होता है ये भोजन में पाया जाने वाला जो स्टार्च होता है, स्टार्च किसे कहते हैं, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका डाइजेशन कौन करता है, टाइलिन नाम का एंजाइम करता है। ठीक है, स्टार्च, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है तो आप क्या बताओगे, या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। तो जो माउथ होता है, माउथ के अंदर जो लार पाई जाती है उस लार में मेनली 2 टाइप के एंजाइम जो होते हैं, लाइसोजाइम और टाइलिन। लाइसोजाइम जो होता है उसके अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों को किल कर देता है, और टाइलिन जो होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। ये तो हो गया माउथ के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फूड पाइप के बारे में, जिसे ईसोफेगस बोलते हैं।
हम लोग भोजन को खाए, यहाँ से उसका पाचन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। हम लोग उसको एक लुगदी के रूप में कन्वर्ट कर दिए, मतलब सलाइवा में मिक्स करने के बाद में वो एक लुगदी के रूप में कन्वर्ट, जिसे बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस, ठीक। देखिए अब ये जो भोजन है वो कहाँ जाएगा? नंबर 2 फूड पाइप में। कहाँ जाएगा? फूड पाइप में, जिसे ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, ठीक। भोजन जो है वो माउथ से हमारे फूड पाइप के अंदर जाता है। फूड पाइप, अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बना दे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मान लीजिए हम लोग का माउथ है, ठीक, और ये हम लोग का फूड पाइप है। ये हो गया लीवर, ठीक, ये स्टमक हो गया, ये स्टमक हो गया, ओके। फिर यहाँ से हम लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। ये हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। ये हम लोग का एनस हो गया। ये हम लोगों का इसके अंदर जो कुंडलित रूप में फैला हुआ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। देखिए ये फूड पाइप हो गया, ये हम लोगों का स्टमक हो गया, और इसी स्टमक के नीचे क्या पाया जाता है? पैंक्रियाज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जो कि एक पत्ती के लायक स्ट्रक्चर होता है, पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद में ये वाला भाग हो गया रेक्टम। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? एनस, ठीक। अब क्या बचा? लीवर बचा। यहाँ पे एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। और ये जो थैलेनुमा संरचना की एक यहाँ से एक नली निकली हुई होती है, जो कि आके हमारे कहाँ पे खुलती है? हमारे डिओडिनम वाले भाग में, हमारे स्टमक में खुलती है, ठीक। यहाँ पे एक लीवर में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, और वो जो थैलीनुमा संरचना होती है वो वहाँ से कहाँ से कनेक्ट होती है? हमारे स्टमक वाले भाग से, स्टमक के एंड वाले भाग से ही कनेक्ट होती है, ठीक है। और ये क्या हो गया? लीवर हो गया, ठीक। समझ में आ रहा है? ये हम लोगों का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, मानव पाचन तंत्र है। ये माउथ हो गया, ये फूड पाइप हो गया। फूड पाइप से जो भोजन होता है वो कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है, ठीक है। स्टमक से भोजन यहाँ डिओडिनम से होते हुए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो बचा हुआ भाग होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम, फिर एनस में। अब देखिए शुरू से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए माउथ, पहले हम लोग भोजन यहाँ पे रखे, तो भोजन को हमारे टीथ ने उसको तोड़ा, तोड़ने के बाद में उसको स्लाइवा में मिक्स किया। आप लोग जानते हैं कि स्लाइवा में लाइसोजाइम और टालिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम जो होता है वो उसमें पाए जाने वाले उस भोजन के साथ में जो माइक्रोब्स आए हैं, सूक्ष्म जीव आए हैं, उनको किल कर देता है, मार देता है। और जो टाइलिन होता है वो स्टार्च का डाइजेशन करता है। देखिए अब माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हुआ भोजन का। अब वो जो भोजन है जो कि लुगदी के रूप में चेंज हो गया है, अब वो भोजन इस फूड पाइप के द्वारा होते हुए नीचे आएगा। कभी भी डाइजेशन जो होता है वो फूड पाइप के अंदर नहीं होता है। यहाँ पे एक मूवमेंट होता है जिसे पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट का मतलब है जब भोजन एक गोले के रूप में धीरे धीरे किसी नली के द्वारा होते हुए नीचे की तरफ जाता है, तो उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। देखिए ये मान लीजिए फूड पाइप है, पहले भोजन यहाँ पे आया, तो जब यहाँ पे आएगा तो ये वाला जो रीजन होगा ये क्या होगा?
थोड़ा फूल जाएगा, ठीक है। फिर भोजन धीरे से नीचे की तरफ खिसकेगा, फिर यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। ऐसे 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 करते करते धीरे 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 जो भोजन होता है वो फूड पाइप से कहाँ पे आता है, स्टमक में आता है। कहाँ पे आता है, स्टमक में आता है। और ये जो धीरे धीरे भोजन का फूड पाइप के अंदर या इसोफेगस के अंदर धीरे धीरे भोजन का नीचे आना, स्टमक की ओर आना, ये जो मूवमेंट है इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टेल्सिस। ये याद रखिएगा कि पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट क्या होता है, जब भोजन फूड पाइप के द्वारा होते हुए धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा, मतलब ये एक हम लोग का जो फूड पाइप है वो क्या है, एक मस्कुलर आर्गन ही तो है, एक मांस से बना हुआ आर्गन है। जब उसके अंदर भोजन जाता है तो जहाँ जाएगा वहाँ का रीजन थोड़ा फूल जाएगा, फिर उसके नीचे जैसे आप लोग देखे हो कि जो सांप होता है, सांप जब किसी मेढक को मान लीजिए, ठीक है, मेढक को जब निगलता है तो क्या होता है, धीरे धीरे अपने अंदर धीरे धीरे उसको लेके जाता है, जैसे जैसे जाता है वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता रहता है ना, तो वो धीरे धीरे भोजन को अंदर की तरफ लेने की जो प्रक्रिया वो भी पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट है। क्या है, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। तो वैसे हम लोगों के फूड पाइप में भी होता है, जब भोजन जो होता है वो माउथ से हमारे फूड पाइप में जाता है तो भोजन धीरे धीरे एक मूवमेंट के द्वारा, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के द्वारा होते हुए हमारे कहाँ पे आता है, स्टमक में आता है। और ये भी याद रखिएगा कि भोजन का डाइजेशन कभी भी हमारे फूड पाइप के अंदर नहीं होता है, ये केवल धीरे धीरे नीचे धकेलने का काम करता है, जो कि हमारे कहाँ पे खुलता है, स्टमक में खुलता है। अब देखिए भोजन जो है वो फूड पाइप से कहाँ पे आ गया, स्टमक से आ गया, स्टमक में आ गया, किसके द्वारा, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के द्वारा। भोजन जो है पहले माउथ में था, माउथ से फिर हमारे फूड पाइप में आया, फूड पाइप में पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के द्वारा होते हुए कहाँ पे चलाया, स्टमक में चलाया। अब देखिए स्टमक के भी 3 पार्ट होते हैं मेनली, जिसे पहले वाले भाग को बोलते हैं कार्डियक। अगर हम लोग स्टमक की बात करें तो स्टमक को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर हम लोग स्टमक की बात करें, ठीक, ये मान लीजिए हम लोग का स्टमक, ठीक, स्टमक को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ये पहला भाग हो गया, पहले वाले भाग को बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक। ये पहला भाग हो गया हमारे स्टमक का। दूसरे भाग को बोलते हैं फंडिक। क्या बोलते हैं, फंडिक, कार्डियक, फंडिक। और ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। हम लोगों का जो स्टमक होता है उसके भी 3 भाग होते हैं जहाँ पे भोजन जाता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ये हमेशा याद रखिएगा, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ये किसके भाग हैं, हमारे स्टमक के। स्टमक के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अब देखिए कार्डियक में क्या होता है, ये जो होता है कार्डियक जो होता है, यहाँ पे एक अम्ल होता है जिसे बोलते हैं HCl। क्या बोलते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे कार्डियक वाले भाग में HCl का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है, HCl। आप लोग जानते हो कि HCl क्या है, एक एसिड है ना। ये जो होता है, ये जो सूक्ष्म जीव हमारे माउथ में नहीं मरे, मतलब वो हमारा जो माउथ है, माउथ में जो लाइसोजाइम नाम का एंजाइम है, जिस सूक्ष्म जीव को नहीं किल कर पाया, मान लो कोई गलती से एक प्रवेश द्वार से छूट गया, नहीं वहाँ पे पकड़ा गया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में पकड़ा जाएगा, ठीक है, जो माउथ से बच गया। ऐसे जो हमारे माउथ से बच गए हैं, जो बच करके फूड पाइप के द्वारा होते हुए कहाँ आके गिरे, स्टमक में आके गिरे, तो स्टमक का जो HCl है वो उनको क्या करेगा, किल कर देगा। जो माउथ से बच गए हैं उनको कहाँ मारा जाएगा, स्टमक के अंदर मारा जाएगा। किसके द्वारा, HCl के द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, ठीक। जो हमारे माउथ में नहीं मरे हैं, नहीं जिन्हें हमारा जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो नहीं किल कर पाया है, वो फूड पाइप के द्वारा होते हुए हमारे कार्डियक वाले भाग में आएगा, उनको वहाँ पे किल किया जाएगा। फिर उसके बाद में जो भोजन है वो फंडिक वाले भाग में आएगा, फिर हमारे पाइलोरिक वाले भाग में आएगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है, हमारा जो स्टमक है उस स्टमक में एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। उस कांटेनुमा संरचना को या उंगली के समान संरचना को क्या बोलते हैं, रूजी बोलते हैं। ये आप यहाँ पे देखोगे ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रूजी। क्या बोलते हैं, रूजी। जब
जब हमारे स्टमक में या जब हम लोग भोजन नहीं करते हैं और हमें बहुत तेजी से भूख लगी रहती है, तो आप लोग देखते होंगे कि हम लोगों के पेट में हल्का दर्द महसूस होता है। क्या महसूस होता है? हल्का दर्द। ट्रेन आ रही है। ये जो स्टमक है इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? नंबर 1 जो पहला भाग है वो क्या है? कार्डियक है। मध्य वाला भाग क्या कहलाता है? फंडिक कहलाता है। और जो एकदम लास्ट वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है? पाइलोरिक। हमारे आमाशय में 3 भाग होते हैं। कार्डियक वाले भाग से क्या सेक्रेट होता है? HCl सेक्रेट होता है। जो माइक्रोब्स माउथ में बच गए हैं उन्हें कहाँ पे किल कर दिया जाता है? इस HCl के द्वारा किल कर दिया जाता है। और उसी के साथ साथ में ये जो मध्य वाला भाग है और ये हमारा पाइलोरिक वाला भाग है, यहाँ मध्य वाले भाग में, ठीक है, यहाँ पे कुछ कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ये कांटेनुमा जो संरचनाएं होती हैं जिसे क्या बोलते हैं? रूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूजी। देखिए जब कभी भी हम लोगों को भूख लगता है, जब कभी भी हम लोगों को भूख लग जाता है तो आप देखते होंगे कि हल्का हल्का दर्द महसूस होता है यहाँ पेट में, है ना। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं कि पेट में बहुत तेजी से चूहा कूद रहा है, या फिर कहते हो कि बहुत मतलब दर्द, जब बहुत तेजी से भूख लगता है तो यहाँ पे आपको हल्का दर्द महसूस होता है कि नहीं महसूस होता है? इसी के कारण होता है। ये जो कांटेनुमा संरचनाएं होती है, ये जो होती है, ये धीरे धीरे क्या होती है? खड़ी होने लगती हैं, और इसी के कारण हमें हल्का दर्द महसूस होता है। अगला भाग जो होता है पाइलोरिक, ठीक। पाइलोरिक से कुछ एंजाइम सेक्रेट होते हैं जो कि भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। किसका डाइजेशन करते हैं? प्रोटीन का। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे हुआ? कहाँ से स्टार्ट हुआ? माउथ से स्टार्ट हुआ, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ से किसका डाइजेशन स्टार्ट होगा? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होगा। किसका डाइजेशन स्टार्ट होगा? प्रोटीन का, ठीक। अब देखिए भोजन, अब यहाँ से प्रोटीन का डाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से भोजन यहाँ पे आएगा। देखिए ये तो जितना काम था इसका भोजन का यहाँ पे हो गया। अब जो भोजन जो है वो यहाँ से होते हुए कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से जो माउथ से भोजन आया और ये वाला जो भोजन है इसको बोलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलस बोलेंगे। और ये वाला जो भोजन है इसको काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काइम। क्या बोलेंगे? काइम, ठीक। अब ये भोजन जैसे ही यहाँ पर आएगा, जैसे ही यहाँ पर आएगा इस वाले रीजन में, मान लो कि यहाँ पे आ गया भोजन, ठीक। ये वाला भाग जो कि छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? छोटी आंत। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, डियोडिनम, जिजनम और इलियम। अभी आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो ये वाला जो भाग है, जैसे ही भोजन यहाँ पर आता है तो यहाँ से इधर की तरफ क्या जुड़ा होता है? इसको रब कर दीजिए। इधर की तरफ पैंक्रियाज होता है। क्या होता है? पैंक्रियाज होता है। हमारा पैंक्रियाज होता है अग्न्याशय, जो कि एक पत्ती के लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसे मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। पैंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है, क्योंकि ये आर्गन की तरह भी वर्क करता है और इसके साथ साथ में इससे एंजाइम भी सीक्रेट होता है, कुछ हार्मोन भी सीक्रेट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये जैसे ही भोजन को देखते हैं कि यहाँ पर आ गया तो ये जो छोटी आंत का डियोडिनम वाला भाग होता है ये कुछ हार्मोन सेक्रेट करता है। क्या सेक्रेट करता है? हार्मोन सेक्रेट करता है। और जैसे ही यहाँ पे हार्मोन सेक्रेट होता है तुरंत क्या होता है कि ये इधर की तरफ लीवर वाला जुड़ा होता है ना। आप लोग इस फिगर में ध्यान से देखिए कि इधर की तरफ पैंक्रियाज और इधर की तरफ क्या है? लीवर है। लीवर की एक नली कहाँ आके इस डियोडिनम से आके जुड़ी है, और पैंक्रियाज की जो एक नली है वो भी आकर के यहाँ से जुड़ी हुई। जैसे ही भोजन यहाँ पे आता है तुरंत जो होते हैं यहाँ पे कुछ हार्मोन सेक्रेट होते हैं। वो हार्मोन इन दोनों से कहते हैं कि मतलब अपना अपना एंजाइम सेक्रेट करिए। तो लीवर क्या करता है? लीवर इधर से बाइल जूस सेक्रेट कर देता है, जो कि कहाँ पे? देखिए लीवर जो होता है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और लीवर जो होता है उसके अंदर बाइल जूस का पित्त रस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पित्त रस का। अगर आपसे पूछे कि बाइल जूस का निर्माण करने का जो काम है वो किसका है, तो वो हमारे लीवर का है। और अगर स्टोर करने की बात की जाए, इकट्ठा होने की बात की जाए, तो इसी लीवर में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। उस थैलीनुमा संरचना का नाम होता है गॉल ब्लैडर, या जिसे आप लोग पित्त की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्त की थैली। तो जो लीवर होता है वो बाइल जूस का निर्माण करता है, और जो इकट्ठा होता है वो कहाँ होता है? हमारे गॉल ब्लैडर में, हमारे पित्त की थैली में इकट्ठा होता है। जैसे ही भोजन यहाँ पर आता है तुरंत इस गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस है वो सेक्रेट होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन होते हैं। हार्मोन जो होते हैं
हैं, इन दोनों को स्टिमुलेट कर देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं। उत्तेजित करने के बाद में ये दोनों जो होते हैं, पैंक्रियाज और लीवर जो होते हैं, ये दोनों अपना अपना एंजाइम सेक्रेट करते हैं। यहाँ से लीवर से जो होता है वो बाइल जूस सेक्रेट होता है, और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस, अग्न्याशयिक रस, ठीक है, ये दोनों सेक्रेट होते हैं। और सेक्रेट होने के बाद में इस भोजन के साथ में जाकर के मिल जाते हैं, और भोजन के साथ मिलने के बाद में कहाँ पे चले आते हैं, इसके पीछे से ये जो नली है, ठीक है, ये नली किससे जुड़ी हुई है, ये नली जो है ये हमारी छोटी आंत से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? छोटी आंत से। यहाँ से भोजन होते हुए कहाँ पे चला आएगा? छोटी आंत में चला आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला आएगा। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? डिओडिनम, जिजनम और इलियम। अगर हम लोग इसको मतलब ऐसे देखें तो इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? डिओडिनम, जिजनम और इलियम। देखिए, आज हम लोग स्टडी किस किस के बारे में किए? न्यूट्रिशन के बारे में किए। फिर न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, ठीक, कितने कितने प्रकार का होता है, और किन किन जीवों में किस किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। उसके साथ साथ में हम लोग जो पढ़े वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसके बारे में स्टडी किए। देखिए, इसका जो कुछ पार्ट है वो बचा है, ठीक है। आगे की जो स्टडी है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे की स्टडी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।